नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अम्बिस क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस पिछले असिस्टेंट लोको पायलट एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस के क्या है, अम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। हमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या देखनी है। ये संख्या देखने से पहले हमें थोड़ा एटम के बारे में देखना होगा। तो एटम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा बीच में नाभिक एटम के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, सभी को पता है। ये हमारे इस तरह से बाहर हमारे कक्ष बने होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 कक्ष बनाने हैं, तो 4 कक्ष मैंने बना दिए। तो हमारा नाभिक के जो अटैच में पास में जो कक्ष होगा उसको नाम दे दिया मैंने के, ठीक है। उससे आगे वाला कक्ष होगा उसको नाम दे दिया जे कक्ष होगा, ठीक है। और उससे जो अगला हमारा कक्ष है उसको हमारे नाम दे दिया एम कक्ष, और उससे आगे वाला है हमारा एन कक्ष, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता क्या करना है, अब हमें देखना है कि के जो कक्ष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जे कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, और एम के अंदर कितने हैं, और एन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पता करने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होगा आपके लिए, 2n की स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं हमारे पास जो कक्ष है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए हमें निकालना है अम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये निकालना है हमें। तो अम कितने नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पर हमारे अम है। हम यहाँ पर n की जगह कितना रखेंगे, 3 रख दिया। 3 का करूँगा मैं स्क्वायर, गुना में मेरे पास क्या है 2 दे रखा है, ठीक है। 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, 9 बनेगा। यहाँ पर 2 हमें दे रखा है पहले से ही, तो इसकी गुना करूँगा तो मेरे पास कितना बनेगा, 18। तो m के अंदर कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। जे के अंदर कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और एम के अंदर मैंने बता दिया 18। एन के अंदर भी आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले की बेस से। तो हमारे पास एन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 32, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर सी होगा 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जी के मूल्य की खोज किसने की थी। जी जो है हमारा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी खोज किसने की है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जी का मान क्या होता है। जी के मान की बात करें तो जी का जो वैल्यू होता है ब्रह्मांड के अंदर 6.67 गुना में 10 की पावर -11। इसकी इकाई की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में क्या है, के जी का स्क्वायर। ये इसकी इकाई होती है जी की, ठीक है दोस्तों। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, जो कि एग्ज़ाम के अंदर कई बार पूछी गई है इस टाइप की वैल्यू। जो हमारे जी का मान है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जी का जो खोज किसने की थी ये पूछा गया। जी की खोज किसने की थी, आइजैक न्यूटन जी ने की थी, सर आइजैक न्यूटन, जो कि क्या है, इन्होंने गति के नियम भी दिए थे आइजैक न्यूटन ने। वो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास आएगा तो, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया जी के बारे में। एक और बात थोड़ी बताता हूँ मैं स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी के बारे में कई बार पूछते हैं, स्मॉल जी का मान न्यूनतम मान कहाँ पर होता है। न्यूनतम जो मान होगा स्मॉल जी का, मेरे पास अगर स्मॉल जी है उसका मिनिमम मान की बात करूँ मैं, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, मिनिमम वैल्यू होती है हमारी भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम जी की मैक्सिमम मान की बात करें, अगर हमें जी का मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, वो होगी हमारे जो पोल होते हैं, ध्रुव होते हैं, उन पर हमारे पास जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये बात भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अमल का गुण नहीं है। हमें क्या बताना है, अमल का गुण नहीं है वो बताना है।
ठीक है। तो अम्ल की प्रॉपर्टी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अम्ल क्या होता है, स्वाद खट्टा होता है अम्ल का, ये सभी को पता होता है। दूसरी बात, अम्ल अक्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है, ये भी पता है सभी को। तीसरी बात, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। मतलब क्या है, जो हमारे पास नीला लिटमस पेपर होता है उसको किस में बदल देगा, उसको बदल देगा अम्ल रेड के अंदर, वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अगर नीला हमारे पास है उसको रेड में बदल देता है अम्ल, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, याद इस तरह से रख सकते हैं, जैसे कोई अम्ल खाता है तो अम्ल खाने के बाद उसकी आँखें कैसी हो जाती है, आँखें उसकी हो जाती है लाल रंग की, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में बदल देता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से याद कर सकते हो आप। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। ये हमारा गुण नहीं है अम्ल का, और सारे हमारे गुण पाए जाते हैं अम्ल के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी हमने अच्छी तरह से हल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो लोहे के ऊपर हम जस्ता यानी कि जिंक की परत क्यों चढ़ाते हैं, जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम के अंदर। तो जिंक की कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि लोहे पर जंग ना लगे, ठीक है। मेन जो कारण होता है, जंग से बचाने का कारण होता है लोहे को, तो लोहे पर जंग ना लगे इसलिए लोहे पर जिंक की कोटिंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन हम बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे क्या दे रखा है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। अब अगर हमारे पास जो ऊपर हमने हथौड़ा उठा रखा है उसके पास क्या क्रिया होगी वो हमें बतानी होगी। अब हमने क्या है, कोई हथौड़ा, ऐसे कोई हम हथौड़ा बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से कोई हथौड़ा है, इस हथौड़े को किसी ने उठा रखा है, ऊपर उठा रखा है, तो इसके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ हाइट होगी। हाइट होती है तो मैंने आपको बताया था थ्योरी क्लासेस के अंदर, जिस भी ऊर्जा के अंदर हाइट मिलेगी तो वो हमारी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कही जाएगी। मतलब यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो जिसके अंदर हाइट होगी उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार मैं आपको नोट करवाता हूँ। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh, ठीक है। यहाँ पर मास है, ग्रेविटी है और हाइट है, ठीक है दोस्तों। तीनों चीज़ें होगी, वहाँ पर हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसके अंदर गति हमें प्राप्त होगी, जहाँ पर हमें वेग दिखाई दे, वेलोसिटी दिखाई दे, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि 12mv² फॉर्मूला हमारा बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जब हम आवधिक तालिका में समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। जो पीरियोडिक टेबल दी गई है उस पीरियोडिक टेबल के अनुसार हम नीचे की साइड जाएंगे तो उसमें क्या होगा, तो हमें एक ऑप्शन दे रखा है, सेल की संख्या घट जाती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है सेल की संख्या बढ़ जाती है। चौथा ऑप्शन दे रखा है हमें, चौथा ऑप्शन हमारे पास परमाणविक आकार कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है, जो कि सेलों की संख्या बढ़ जाती है। ये हमारा राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत बार। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। पीएच वैल्यू का मान कितना से कम होना चाहिए, ठीक है। कम होता है तब हमारे पास दांतों की सड़न शुरू हो जाती है। तो हमें पीएच का वैल्यू का कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। तो आपको पता है पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। यहाँ पर हमारे पास बीच का जो बिंदु होगा वो 7 पर हम फिक्स रखते हैं, इसे बोलते हैं उदासीन बिंदु है, ठीक है। सबसे शुद्ध जल हमारा यहीं पर होता है, पीएच मान जो 7 होता है वो, ठीक है। इस साइड में जाते हैं, बढ़ते हैं तो यहाँ पर 14 तक होता है वैल्यू, और इस साइड में जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू होती है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी पीएच के बारे में। अब क्या है, बात करते हैं, दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच
डैश से कम हो जाता है। कितने से कम हो जाए तब हमारे दांत क्या है, सड़ने लग जाते हैं। तो क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा, 5.5 से कम हो जाए तो। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है, जो हमारी बॉडी होगी, उस बॉडी का जो पीएच हम रखते हैं वो लगभग हमारा होना चाहिए 7 से हमारा 7.8 पीएच हम क्या करते हैं, इसके बीच में हमारे बॉडी का जो पीएच है वो रहता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, हमें थोड़ी सी और बात बताता हूँ पीएच का मैं। अगर हमारा पीएच जो मान है, जो हमारा पीएच मान है 5.6 से कम हो, इससे अगर हमारा मान कम हो जाए तो क्या होगा, जो वर्षा हो रही है हमारी, तो उसे बोलेंगे ये हमारी अम्लीय वर्षा कहलाती है। ये हमारी अम्लीय वर्षा कहलाएगी अगर हमारा पीएच का मान 5.6 से कम हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक और बात थोड़ी सी, दांत जो है, हमारे दांतों का जो एनेमल होता है, ठीक है, एनेमल जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है हमारा जो एनेमल होता है दांत का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछा गया है आपको, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो कि एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। एक प्रतिरोधक में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई है, तो ऊर्जा की मात्रा बतानी है। डायरेक्ट हमें आपको फॉर्मूला पूछा गया है ऊर्जा का, ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा गया, जिसे W से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा बनता है पावर गुणा में टी। ठीक है, पावर हमारे पास, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI गुणा में क्या होगा, टी होगा। तो हमें देखना क्या है फॉर्मूले के अंदर, VI गुणा में टी देखना है कहाँ पर है, तो VI गुणा में टी ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि अवतल दर्पण के बारे में पूछा गया है। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। ठीक है, हमारे पास जैसे कि अवतल दर्पण है कोई, ठीक है, P हमारे पास जो पोल होता है, पोल और F के बीच में कुछ जो फोकस दूरी हमारी, इसके बीच में हमारे कुछ वस्तु रखी गई है। तो क्या है, इस वस्तु का जो हमारे पास छवि बनेगी वो देखनी है, कहाँ पर हमारी छवि बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस वस्तु की जो छवि बनेगी वो क्या होगी, हमारी छवि बनेगी वो दर्पण के पीछे हमारी छवि बनेगी। ठीक है, तो हम मिरर वाले चैप्टर के अंदर इसको अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। आप एक बार देख भी सकते हो मिरर वाला चैप्टर, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ, तापमान के बारे में। C बटा कितना होता है हमारे पास, C बटा होता है 100, बराबर में मेरे पास होता है फ़ारेनहाइट -32, बटा में कितना होता है मेरे पास 180, बराबर में किस के साथ होगा, र्यूमर, बटा में होता है मेरे पास 80, बराबर में होता है मेरे पास K -273। ठीक है, बटा में क्या होगा मेरे पास 100 होगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है टेम्परेचर के अनुसार आपको। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है इसके अंदर, सेंटीग्रेड में दे रखी है वैल्यू 78, तो ये वैल्यू उठाएंगे, और बदलना किस में है, केल्विन के अंदर, तो हम ये वैल्यू उठाएंगे। इन दोनों को हमें उठाना है और इसका मान हमें रखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या दे रखा है, C बटा में क्या दे रखा है 100, बराबर हमें दे रखा है K -273 बटा में 100। ठीक है, अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 78 दे रखी है, बराबर में K -273 है। हमें सिर्फ K की वैल्यू निकालनी है, तो 273 इस साइड में लेके आऊँगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो 273 को मैं इसके साथ जोड़ूंगा, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो आंसर होगा
351। ठीक है, इसका जोड़ बनेगा 351 केल्विन। ठीक है दोस्तों, 351 केल्विन के अंदर मिलेगा हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 351 केल्विन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या है, क्या होगा यदि इसकी गति की वेलोसिटी जो है से v से बढ़ाकर हम 2v कर दें, मतलब दोगुनी करनी है हमें सिर्फ। ठीक है, तो हमें पता है, फॉर्मूला पता है, हाफ mv² होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में v है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर इसकी वैल्यू मानी है 1। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा पे क्या है हमारे पास, जो हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर उसकी वैल्यू मानता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी हमारी है वो क्या रहेगी, 1 मानता हूँ। तो क्या होगा, m/2 मिलेगा हमें। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोबारा हमने क्या किया, दोगुना कर दिया v को। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हाफ mv² है, v² है तो हम v² की जगह क्या रख दे, यहाँ पर 2 रखें, दोगुना कर दे v को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो 4E हमारी बन जाएगी, जो कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमें दिखाई दे रहा है 4E। ठीक है, 4 गुना हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ देखते हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं हम क्या बनता है, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, इस किस कारण से होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोला गया है, कंडक्टर का प्रतिरोध जो R है उसको कर दिया दोगुना। ठीक है, 2R कर दिया, विद्युत धारा आधी हो गई। ठीक है, जो I है उसको कर दिया हाफ। तो ये इसमें से कौन सा फॉर्मूला हमारा सही बनेगा वो हम देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है I बराबर V/R, इसको कर दिया 2 गुना, इसको कर दिया आधा, 2 से 2 कैंसिल बनेगा, तो हमारा बनेगा क्या, ये फॉर्मूला बनेगा I बराबर V/R। ये फॉर्मूला सही होगा, जो कि ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी, जो कि हमारा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आज का जो सेशन रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहता है। ये सारे क्वेश्चन क्या है, किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। तो आप सेशन को पूरा देखा कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।